अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज ज़रा बात करेंगे फ़ुटबॉल की और इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपकी मुलाकात करवाएंगे असद हज़ारा से। असद हज़ारा कौन है इसका ज़रा हम बाद में जिक्र करेंगे। एक उभरता हुआ एक नया सितारा है पाकिस्तान का और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ात लाएगा। पहले एजाज़ की तरफ उसने अपना कदम बढ़ा दिया। इस वक्त बात है फ़ुटबॉल की, जहाँ पर हम 76 सालों की आज़ादी का जिक्र कर रहे हैं। वहीं पे गुज़िश्ता रोज़ से हमने 2-3 प्रोग्राम्स इस पर, बल्कि गुज़िश्ता 2-3 प्रोग्राम्स में इस पर बात की कि इन 76 सालों में हमने क्या पाया या फिर क्या खोया। खोया तो बहुत कुछ होगा, पाया शायद बहुत थोड़ा होगा। लेकिन फ़ुटबॉल फेडरेशन, जिसका क़याम पाकिस्तान के क़याम के साथ ही 1 साल बाद हो गया, और उसके बाद से अब तक हम आज तक वर्ल्ड कप ही खेल ना पाए। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का टैलेंट कम नहीं है। पाकिस्तान के ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम दुनिया भर में लिया जाता है मुख्तलिफ हवालों से। उनमें अगर मैं इस हालिया लॉट की बात करूं तो बहुत से नाम हैं। उसमें एक ईसा भी नाम है। ईसा चमन वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइंड ऑफ फुटबॉल है। और पाकिस्तान की तरफ से अगर मैं कहूँ तो इंटरनेशनल गोल करना जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, तो उसकी शुरुआत भी शायद ईसा से ही हुई हो, तो ये गलत नहीं होगी। ईसा हमारे साथ मौजूद भी हैं, आज इस प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं। बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान है फ़ुटबॉल टीम के, शानदार प्लेयर हैं, तमाम तर लोग उनका नाम भी जानते हैं। बल्कि शायद आखिरी इरा के अच्छे और बड़े प्लेयर्स में ईसा ही एक आखिरी नाम मौजूद है जिसका नाम तमाम जो स्पोर्ट्स के हल्के हैं वो जानते हैं, और जो शायकीन है फ़ुटबॉल के वो भी जानते हैं। उसके साथ साथ सीरियस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्बास रज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ज़रा एक डिटेल बात करेंगे, चूँकि ईसा का ताल्लुक़ है बलूचिस्तान से। मैं बलूचिस्तान की ओवरऑल फ़ुटबॉल सिचुएशन, वहाँ के ग्राउंड्स, इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन क्या है जब फ़ुटबॉल फेडरेशन काम ही ना कर रही हो और उसके पास कोई इख्तियारात ना हो, नॉर्मलाइजेशन कमेटी बैठी हो, तो फिर दीगर हिस्सों में मुल्क के क्या चल रहा है, ये बड़े समझने की एक ज़रूरत है। चूँकि बहुत से लोगों को शायद इसके बारे में उस तरह से इन्फॉर्मेशन हो ना, जैसे ईसा यहाँ जो प्रोफेशनल स्टेक होल्डर्स हैं फ़ुटबॉल के, उनके पास हो। तो अब्बास भाई इजाज़त दें तो मैं ज़रा ईसा से ही शुरू करूँ। जी, जी, बिल्कुल। ईसा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईसा थैंक यू यार, आपने ज्वाइन किया। ईसा, एक तो ज़रा फुटबॉल फेडरेशन के ओवरऑल किरदार पे भी बात करें यार। इतने साल हो गए, 1948 अगर मैं शुरू करूं, 47 भी छोड़ दूं, 48 से शुरू करूं। प्रोफेशनली हम देख रहे हैं कि फ़ुटबॉल आई गई पाकिस्तान में और शुरू हो गया ये खेल, बॉडी भी बन गई। लेकिन हम आज तक ये सवाल करते दिखाई देते हैं ख़ुद से भी और प्रोफेशनल से भी कि क्या वजह रही कि हम कभी वर्ल्ड कप खेलते दिखाई नहीं दिए। असल वजह ये है कि अरसलान भाई, जितना मतलब अर्स गुजरा है, कभी भी जो है ना टेक्निकल या इस तरह लोगों के पास पावर नहीं है जो सवाल को समझ रहा हो। हमेशा पॉलिटिक्स के लोग आए और अभी आप 7 साल से आप देख रहे हो कि किस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं। और एनसी है और एनसी की किरदार आप तकरीबन मेरे ख्याल से सच टीवी, वाई टीवी है, चैनल है जो सबसे ज्यादा प्रोग्राम कर चुके हैं इसके ऊपर। थैंक यू। तो उसके बावजूद मतलब कुछ इस तरह नतायज नहीं मिल रहा है। और तकरीबन हमारा एनसी की चेयरमैन अब इतना हो गया है कि पाकिस्तान की बाकी जो फुटबॉल की हल्के है या सूबे है वो भूल गए। सिर्फ 2 क्लब्स अभी जो है ना चला रहा है। जिस तरह एक पाकिस्तान वेमेन की टीम है और एक पाकिस्तान नेशनल टीम जो मेन की टीम है, इनके अलावा इनको और कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो लिहाजा इस वजह से पाकिस्तान की फुटबॉल की माशी हालात प्लेयरों की बहुत खराब हो चुके हैं। हमारी कोचिज की टीमें बंद हो चुकी है और पूरा जो एक पुराना एक स्ट्रक्चर था वो भी तबाह हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अब जो आप कह रहे हो कि बलूचिस्तान में या सुबह में हर एक अपने उससे काम कर रहा है। जो प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजर है वो अपने तरीके से फुटबॉल को चला रहा है। तो जब तक फुटबॉल प्रोफेशनल नहीं होगा, जब तक आपकी फुटबॉल की मार्केटिंग वैल्यू आपका ऊपर नहीं होगा, जब तक आप प्लेयर्स को प्रोफेशनल लीग नहीं खिलाओगे, आपकी प्लेयर में बाहर से प्लेयर आके खेलेंगे नहीं, तो इस तरफ फुटबॉल तरक्की नहीं करेगा जिस सिस्टम से अभी हम चल रहे हैं या ये 60 साल से हम चला के आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक हम एक प्रोफेशनल लोगों को एंगेज नहीं करेंगे और अपने लोगों को पर इत्मीनान नहीं करेंगे, बदकिस्मती से हम जो है ना ऐसे लोगों को जो है ना आगे लाते हैं जो कि ना वो मेरिट को देखते हैं, ना कभी वो ग्राउंडों में ख्वार हुआ है। उनको कोई पता नहीं है कि फुटबॉल किस तरह ऊपर लेके आएंगे और किस तरह मतलब जब तक एक बिजनेस का शक्ल पाकिस्तान में इख्तियार नहीं करेगा, मुश्किल है कि पाकिस्तान का फुटबॉल बेहतर होगा। अब्बास भाई, हम लंबा अरसा, आप भी, हम भी, ईसा भी और भी दोस्त
कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ कि फुटबॉल के हवाले से जितनी अवेयरनेस हो सके वो आम आदमी तक जाए। सही हो गलत हो इसका फैसला बात करने के बाद पता चलता है कि कौन क्या बात कर रहा है, लेकिन कम से कम फुटबॉल खेल के साथ हम जुड़े हैं, बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अब्बास भाई, लंबा अरसा हो गया है, सालों साल गुजर गए, दहाइयाँ गुजर गई हैं, टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में। मैं ईसा को इसलिए कहता हूँ कि मैंने खुद देखा है ईसा को, वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइंड है। फीमेल फुटबॉलर्स में भी हमारे पास बेस्ट फुटबॉलर्स भी मौजूद हैं। अब ईसा जैसे खिलाड़ी हों, दीगर खिलाड़ी जो ईसा के साथ खेल रही थी वो लॉट भी अच्छी थी पूरी, लेकिन अगर इन खिलाड़ियों को मौका दिया जाता तो क्यों नहीं प्रॉपर फैसिलिटीज़, मौका, एडवांस मेथड्स ऑफ कोचिंग और पैसा खर्चा जाता जो असल वजह, तो हम भी शायद आज वर्ल्ड कप खेल रहे होते। असलान मसला ये है कि ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स में, तमाम स्पोर्ट्स का मसला है, ये सिर्फ एक फुटबॉल का नहीं है कि ग्रास रूट लेवल पर हम इन गेम्स को उस तरह से लेके नहीं चल रहे जिस तरह चलना चाहिए। यानी प्रोफेशनल बुनियादों पर हमने किस खेल को इस्तेमाल ही नहीं किया, और उसका नतीजा ये है कि हम हर खेल में पीछे हैं। क्रिकेट जो है उसमें क्योंकि बैकिंग जो आईसीसी की है उसकी वजह से तो अच्छा उसका जो है वो बैकअप मिल जाता है, प्लेयर्स आते हैं, प्रोफेशनलिज्म है, पैसा है, उसमें लड़कों के लिए अट्रैक्शन है। तो ये हॉकी हो गई, फुटबॉल हो गई, इनमें क्या अट्रैक्शन है हमारे लिए? प्रोफेशनल बैकिंग ही नहीं है और खिलाड़ियों के लिए इंसेंटिव नहीं है, उनको अच्छी खुराक नहीं है, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। ये सिस्टम बनाने होते हैं फेडरेशंस ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने। अब ऑर्गेनाइजेशन जब वो आधे दौर में मुअत्तल रहेंगी और आधे दौर में आपस में लड़ती रहेंगी, और जब किसी को मौका मिलेगा तो वो लेग पुलिंग के अलावा करते ही नहीं है एक दूसरे की कुछ, तो इस पे फिर किस तरह ग्रोथ होगी प्लेयर की? प्लेयर सबसे ज्यादा नुकसान जो तमाम इस तरह के जो सीन्स बनते हैं उसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो प्लेयर का ही होता है। सही बात है। हाँ, तो वो यही नुकसान जो है ये बाकी खेलों की तरह फुटबॉल को भी पहुंचा है। फुटबॉल में ये है कि आप मुअत्तली का दौर गिन लें आप कितना है, और उसमें देखें कि फुटबॉलर कितने हैं जिनको जो स्टेक होल्डर्स थे, सियासी लोग कितने आए इसमें, और पैराशूटर्स कितने आए। तो जब पैराशूटर्स आएंगे जिनको फुटबॉल की और पाकिस्तान की कल्चर की, जमीनी हकायक की, यहाँ के मामलात की समझ नहीं होगी, तो वो किस तरह से लेके चलेंगे गेम को आगे? वो तो प्लेयर्स के 10 प्लेयरों के नाम नहीं बता सकेंगे आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में। अब्बास भाई, बड़ी आपने जो पैराशूटर्स, बड़ा अच्छा सही वर्ड यूज़ किया है, ये इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। ईसा, आपने तो बड़े अदवार देखे यार, आप तो अपने बहुत छोटी उम्र से फुटबॉल खेल भी रहे हैं माशाल्लाह से, फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, फिर कैप्टन पाकिस्तान टीम बने। तो इस सारे अदवार में ये लंबा अरसा जो आपकी स्ट्रगल रही, क्या आपने देखा कि सियासत ने फुटबॉल को तबाह किया या फिर फुटबॉलर ने खुद फुटबॉल को तबाह किया? दोनों जिम्मेवार है ना, क्योंकि जिम्मेवार इसलिए कि एक तो सियासत मतलब जब पॉलिटिक्स के जो लोग हैं वो जब आ जाते हैं ना, वो हर एक अपने अपने लोगों को जो है ना नवाजते हैं ना। दूसरा ये कि जो हमारे लोग हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, वो बहुत मामूली मामूली चीजों में उनके साथ शामिल हो जाते हैं, मतलब उनके साथ कंप्रोमाइज करते हैं ना। यही वजह है कि हम कभी भी जो है ना एक अच्छे लीग जो है ना, प्रोफेशनल लीग का इनकाद पाकिस्तान में नहीं हुआ है। जब तक आपका डोमेस्टिक फुटबॉल स्ट्रांग नहीं होगा, इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक नहीं होगा, तो आप इंटरनेशनल फुटबॉल आसानी से नहीं खेल सकते हो। सबसे मतलब मसला ये है कि अभी देखो, मैं एक अपना एक मिसाल दूंगा। पिछले साल हमने चमन में प्रीमियर लीग का आगाज किया, तो प्रीमियर लीग का आगाज बहुत कामयाबी के साथ हुआ है। और अभी इस साल हमने जितनी भी प्रीमियर लीग की टीमें थी पिछले साल की 36 टीमों को, हमने ये कंडीशन रखा है कि जो भी टीम जो है ना अंडर 14 की टीम बनाएगा तो वो फिर लीग का हिस्सा होंगे। तो सब टीमों ने हमारे यहाँ पे चमन में अंडर 14 टीमें बनाई है। अब नेक्स्ट स्टेज पे हमारा अंडर 16 का बनेगा और फिर 19 का बनेगा। जब आपकी क्लब का स्ट्रक्चर ग्रास रूट का भी मजबूत हो और इस तरीके से आप फुटबॉल को चलाना शुरू करें डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो खुद ब खुद जो है ना आपका जो है ना ग्रास रूट भी बेहतर होगा और आपकी फुटबॉल भी अच्छी होगी। तो मैं कहता हूँ हमेशा, मैं जितने भी इतवार है, जितने भी लोग हैं, हमने हमेशा इस चीज पे फाइट किया कि खुदा रहा है, जब तक हम अपने ग्रास रूट पे फोकस नहीं करेंगे, अपने ग्रास रूट को एक्सपोजर नहीं देंगे, उनको मैचेस नहीं मिलेगा, अंडर 14 प्लेयर्स को, 16 प्लेयर्स को, वो कभी भी अच्छे खेल नहीं सकेगा। तो यही मसला है कि लोग जब आते हैं ना, सिर्फ एक समझ के बस अपने पावर को जो है ना, अपने लोगों को नवाजते, बस जो फंड्स आ रहा है उसके इंतजार में बैठे हुए, उस फंड्स को जो है ना किस तरह उसको इन्वेस्ट करे कि यार हम और पैसे भी कमा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है।
नहीं, बस जो फीफा से आता है उनके इंतजार में हम लगा रहे हैं, और उसमें जो हम करप्शन जो होती है वो करते हैं। मतलब ये कि हमारा कोई टारगेट नहीं है कि हमने कहाँ पे जो है ना अपने फुटबॉल को लेके जाना है। जब बहुत तक अच्छे आपके ईसा, पास कोई वैसे ऐसा ये जो टारगेट ग्रास नहीं रूट हो। लेवल का आपने जिक्र किया ना प्रीमियर लीग का, मैं ज़रा बलूचिस्तान के हवाले से अब आपसे ज़रा डिटेल डिस्कशन भी करता हूँ। अब्बास भाई भी साथ हैं, वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी। और ज़रा बात करेंगे डोमेस्टिक के हवाले से। अब्बास भाई आप सुन रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहा है ईसा कि डोमेस्टिक जब तक नहीं होंगी गेम्स, तब तक आप गेम की बेहतरी तो नहीं कर सकते। एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि जब से मेरा ख्याल है नॉर्मलाइजेशन कमेटी वाला मामला, पाबंदियों वाला मामला, सस्पेंशन वाले हालात, उसके बाद से जो डोमेस्टिक लेवल की फ़ुटबॉल है उसको बड़ा धचका भी पहुंचा और नुकसान भी पहुंचा है। जी बिल्कुल, ग्रास रूट लेवल पे तो फुटबॉल जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर रह गई थी। अब इसमें कुछ प्राइवेट लीग्स हैं, वो जब करती हैं अपने प्रोग्राम जो देती हैं, तो उसमें ये बाज़ नॉर्मलाइजेशन कमेटी को भी इतराज़ात होते हैं और फीफा को भी इतराज़ होती है कि मतवाजी लीग इस टाइप की ना हो जो कि फीफा और पीएफएफ की बैकिंग के बगैर हो। तो ऐसी सूरत हाल में फिर प्लेयर के लिए एक और कम्प्लेक्स सूरत हाल पैदा हो सकती है कि वो लीग में शिरकत करे या ना करे। ये इससे पिछले टेन्योर में इस तरह का मसला जो है वो रहा है, और हमने देखा है कि प्लेयर जो है वो बड़े तजब्जब में थे कि हम ये फलां प्राइवेट लीग जो है वो खेलें या ना खेलें, कि अगर हम उस तरफ गए तो फिर हम फीफा की तरफ से बैन ना हो जाए। तो ये जो कम्प्लेक्स सूरत हाल आती है, इसमें सबसे ज्यादा मैं ये कह रहा था ना कि प्लेयर का ही नुकसान होता है। तो प्लेयर को ही परेशानी होती है सबसे ज्यादा कि उसे तो खेलना है, उसे तो प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो प्लेटफॉर्म छिन जाता है इन तनाजात की वजह से। अच्छा, लेकिन तो अब्बास भाई एक चीज़ आपकी बात बिल्कुल सही कि ये जो तनाज़ात हैं ये सबसे ज़्यादा तबाही डालते हैं प्लेयर की लाइफ पे। अब हम डोमेस्टिक बड़े लंबे अरसे से देख रहे हैं कि फ़ुटबॉल नहीं हो रही, तो फुटबॉल का टैलेंट जो है आप नहीं समझते वो तो छोड़ छोड़ के अब्बास भाई निकल जाएगा किसी और गेम की तरफ जब गेम होगी नहीं? नहीं, बिल्कुल निकल नहीं रहा, निकलेगा नहीं, निकल रहा है बल्कि। तो इसलिए कि वो जब प्लेयर को कोई अट्रैक्शन नहीं है, उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो वो कोई बेटा अपने बाप से जाके कहता है कि मैं फुटबॉल खेलूंगा, तो वो पूछता है कि आपका क्या फ्यूचर है। हम्म। तो मेरे साथ एज ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर बहुत सारे वालिदैन जो है वो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं, मशवरा करते हैं। तो वो कहते हैं जी हमें इसको किसी एक क्रिकेट अकेडमी में डाल दें। मैंने कहा इसको शौक किस चीज का है? कहते हैं जी उसको शौक तो फुटबॉल का है, लेकिन ये है कि उसमें फ्यूचर क्या है। तो बिल्कुल ये सही। सूरत हाल है, ये अलार्मिंग सूरत हाल है। ये आगे चल के इस तरह से गेम स्किल हो जाती है, तो क्योंकि दुनिया में सिर्फ क्रिकेट ही तो गेम नहीं है, और दुनिया का सबसे बड़ा खेल जो है वो तो फुटबॉल है। लेकिन पाकिस्तान में ये खेलना भी आसान है और इसमें टैलेंट का सामने लाना भी आसान है। अच्छा आपको अब्बास एक भाई, आप प्लेइंग फील्ड अब चाहिए। चले 2 हज़रात हैं तो इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं यार। ईसा, क्या लगता है आपको, अब तो फीफा ने कह दिया कि बड़ा क्लोजली मॉनिटर करेंगे, काउंसिल ने ये कहा है, डिसाइड किया है कि बड़ा क्लोजली मॉनिटर करेंगे, और 31 सितंबर तक का कोई टाइम है कि उस दौरान को इलेक्शन के हवाले से तैयारियां कर ली जाएं। क्या देख रहे हैं, इलेक्शन होता, अरसलान इलेक्शन हल है ईसा? अरसलान भाई, मैं शुरू दिन से बोल रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की जो मसाइल है जो तकरीबन 7 साल से चल रहा है, इसकी जिम्मेवार फीफा है। फीफा जो है ना, इसको जो है ना इस पॉलिटिक्स में 100% इन्वॉल्व है। वो उन लोगों पे पाबंदियां नहीं लगाए जिन्होंने फर्स्ट टाइम टेक ओवर किया है, उन लोगों पे कोई पाबंदी नहीं लगाया जो कि फीफा के आइन के खिलाफ है, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन में हिस्सा लिया है। तो मेरे ख्याल से फीफा इन सब चीजों का जिम्मेवार है, और इनकी इनसी का एक बंदा है, उसने करप्शन करके चला गया, उनकी कोई पूछने वाला नहीं है, ना इन लोगों ने खुद उनसे पूछा है फीफा ने। अभी ये जो कर रहा है इनको पूरी फीफा को पता है, सब कुछ उनके पास जाता है, सारे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको सारी चीजें बता दे, मगर उसके बावजूद उनको अभी तक कोई एक्सटेंशन दे दिया है। तो मेरे ख्याल से फीफा इसमें इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक नहीं है कि फीफा इनके साथ जो है ना, कुछ लोग हो सकता है इनके साथ मिले हुए हो। जब तक फीफा जो है ना इनके ऊपर इस तरह, मतलब इनको इलेक्शन होते हुए तो नजर नहीं आ रहा है, फीफा के लोग भी इन चीजों को जो है ना ईमेल में जवाब देते हैं कि हमें भी नजर आ रहा है कि इलेक्शन नहीं करा रहा है, तो फिर क्यों इस बंदे को अभी तक रखा हुआ है। और अभी आपने खुद देखा है कि इसने मतलब एक एमओयू साइन किया है बैंक वालों के साथ, अभी तक किसी क्लब का जो है ना अकाउंट नहीं खुला है। मतलब ये वो ड्रामे थे जो इसने एक्सटेंशन के लिए, आप लोगों को याद है कि स्कूटनी स्टार्ट किया है, बहुत सी चीजें इसने शुरू किया है, मगर अभी सब कुछ ब्रेक हो गया। अभी फिर से इसकी फोकस जो है ना नेशनल टीमों की कैंपों पे है और फुटसाल की टूर्नामेंट पे। डोमेस्टिक फुटबॉल बिल्कुल बंद है, चैलेंज कप अभी तक नहीं हुआ है।
जो कि अभी तक प्री क्वार्टर जो है ना अभी 2 महीने के बाद है मेरे ख्याल से। इस तरह कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ है कि एक और चैलेंज कब ईसा तकरीबन 8 डिपार्टमेंटल महीने भी नहीं हो रही, डिपार्टमेंटल का उन्होंने शेड्यूल इतना लंबा कर दिया है कि यही बात डिपार्टमेंट्स है। तो कोई और होल्ड ही जो नहीं कर टैलेंट सकते। है अभी कैंप लगाया है, बच्चों को बुलाया है, उनकी पासपोर्ट का इश्यू है और इनकी सिलेक्शन पासपोर्ट पे हुआ है। जिनकी पासपोर्ट है वो टीम का हिस्सा है, जिनका पासपोर्ट नहीं है वो टीम का हिस्सा नहीं है। ओहो। तो ये किसका काम है पासपोर्ट बनाना? जो एक ग्रास रूट टीम बन रही है, एक टैलेंटेड बच्चा जो है ना पासपोर्ट की वजह से कटा है। हमारे 3 बच्चे जो है ना चमन की पासपोर्ट की वजह से कट गए। तो यार ये इशू जो है ना मतलब बहुत बड़ा इशू है कि आप एक टैलेंटेड बच्चे को पासपोर्ट के इशू पे, आपकी टीम मैनेजर कहाँ है? ये सारा काम टीम मैनेजर का है। तो मेरे ख्याल से ये लोगों का फुटबॉल के साथ कोई वास्ता नहीं है, ये सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। और इनको जो है ना मेरे ख्याल से अगर इनको थोड़ा सा फिक्र होता था तो ये जो अभी इस वक्त अंडर 16 से 12 से 15 बच्चे सिर्फ पासपोर्ट की वजह से पूरी पाकिस्तान से कट गए है ना, ये अच्छा। इनके लिए बहुत शर्म की बात है कि आपकी टीम की मैनेजर कहाँ है और आपकी मैनेजमेंट। ये तो ग्रास रूट फर्स्ट टाइम टीम बन रहा है। ये तो फेडरेशन का काम है कि स्पोर्ट्स पासपोर्ट ये तो अपने बड़ा को जो है जुल्म ना है यार, लेटर लिखे। ये तो बड़ा जुल्म बहुत है ही ईसा, ज्यादा ये तो जुल्म हुआ है। पाकिस्तान हमारे के साथ भी टीम, बड़ा हमारा जुल्म है। एक ऐसा बच्चा जो इनकी कोचेस खुद बोल रहा था कि ये हमारा कप्तान था, मगर वो पासपोर्ट एक दिन पासपोर्ट उसकी लेट मिले है, एक दिन रजिस्ट्रेशन से उनको भी काट दिया है। तो यार ये कोई तरीका है? इस तरह वैसे फुटबॉल ये आपने बनने ठीक चला रहा कहा है। कि ये काम तो मैनेजमेंट का है। अब्बास भाई, इस पर थोड़ा सा आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए मुझे। ये बिल्कुल ये ऑपरेशंस का काम है इनके, और मैनेजर का काम है कि वो ऑपरेशंस वालों को सारे प्लेयर्स हैं उनको बायोडाटा दे, और वो उसके बाद अकॉर्डिंगली वो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सफरी दस्तावेजात हैं, वहां से लेके वीजे तक का प्रोसेस जो है वो उनके ऑपरेशन लेकिन का होता अब्बास है। भाई, ये तो एक किस्म का, अगर आप बात समझे तो ये तो बहुत बड़ा हीनियस क्राइम होता है स्पोर्ट्स में कि आप अच्छे फुटबॉलर्स को सिर्फ इसलिए छोड़ दें कि उनका पासपोर्ट नहीं है। और उसकी मैनेजमेंट जाहिर है पीएफएफ का काम है, और पीएफएफ उसके पैसे भी ले रहे हैं, वो लोग उसकी बिल्कुल, ये सैलरीज ले रहे हैं। मिसमैनेजमेंट में इसलिए आएगा कि जब भी कोई टीम इंटरनेशनली अनाउंस होती है, ये दुनिया भर में प्रैक्टिस है कि जितने प्रोबेबल्स होते हैं उन सबके पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स पहले बनवा लिए जाते हैं। उनमें से कोई भी सिलेक्ट हो, 2 रह जाएं, 4 रह जाएं, 20 जाएं, वो एक अलग बात है, लेकिन उनसे डॉक्यूमेंट्स सबके तैयार होते हैं। इवन के क्रिकेट में भी ऐसे ही होता है। ये जो एशियन गेम के लिए क्रिकेट टीम सेलेक्ट हुई है जी हमारी, हाँ। तो वो प्रोबेबल्स 22-23 हैं, तो वो एशियन गेम्स में जाएंगे। वो ज़ाहिर सेकंड टायर है पाकिस्तान की, तो उनके सबके पासपोर्ट जमा हुए हैं और सबके पासपोर्ट बने हैं और उनके जमा करवाए गए एनओसी के लिए। यहाँ मतलब पीएसबी में पहले रिपोर्ट करनी पड़ती है, वो उनको कुछ 6 हफ्ते का टाइम लेते हैं वो सारे प्रोसेसिंग में। तो वो सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी गए हैं, इवन क्रिकेट बोर्ड ने भेजे हैं। हालांकि क्रिकेट बोर्ड अपने मामला में आजाद होता है बिल्कुल अमूमी सही तौर बात पर, है। लेकिन क्योंकि ये एशियन गेम्स का मसला था, इसका प्रोटोकॉल अलग है, तो उन्होंने अलग से की है सारी। तो इसी तरह से ये फुटबॉल वालों को भी चाहिए कि वो जो भी प्लेयर्स हैं, प्रोबेबल्स हैं, वो 20 हैं, 30 हैं, 25 है, ये कौन सा कोई बिग टास्क है, ये किया जा सकता है, कोई इतना मसला नहीं है। तो ये अच्छा सब अब्बास चले में कि ये बताएं, मिसमैनेजमेंट आपने है। तो काफ़ी कवर किया, काफ़ी लिखा है। इस वक्त जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, और जिस तरह से फीफा भी अब मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा मॉनिटरिंग पर सख्ती कर रही है, उन्होंने डिसाइड भी किया है और टाइम भी इन्हें शॉर्ट दे रहे हैं, कभी 45 दिन का, कभी कुछ का। तो क्या आपको नज़र क्या आ रहा है, क्या होने जा रहा है? ये दुबई में एक मीटिंग है सितंबर में, उसमें ये स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है। यानी इसमें पीएफएफ भी है और ये आईपीसी का कोई ना कोई नुमाइंदा होगा, वो भी है, और कुछ स्टेक होल्डर हैं। इस तरह से करके उन्होंने फीफा के कुछ लोग आएंगे, वो दुबई में मीटिंग है। इसमें ये सारे देखेंगे कि अभी तक इनकी पेशरफ्त क्या की है इन्होंने और आगे इनका क्या प्लान है। तो उस पर जो तहफात ईसा भाई और दूसरे लोगों के जो है वो फीफा तक पहुंच रहे हैं। ये नहीं कि वो आंखें उन्होंने बंद की हैं, उन तक पहुंचा भी रहे हैं लोग और पहुंच भी रहे हैं। क्योंकि जो छपता है, जो कुछ आपका प्रोग्राम है या जो चीजें हैं, ये इन पे नजर होती है। ये कम से कम एएफसी की सतह पे होती है, फिर वो उसके थ्रू वो चीजें जो है फीफा तक जाती हैं। सही। तो यानी मामलात ये जो अभी हैं वो अब हाँ, थोड़े से संजीदगी की मामला तरफ है है। दुबई में। हाँ, दुबई में मैं इजलास की बात कर रहा था। दुबई में एक मीटिंग है, ठीक है, तो उसमें इन्होंने अपने जो फ्री कैन है वो सारे अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। उसके बाद डेडलाइन फिलहाल तो यही इनको बताई गई थी कि दिसंबर तक ये करें सारे मामला अपने ना, और इलेक्शन जो है उसको कंडक्ट करवाएं। तो अब ये मुझे पता चला था कि जो क्लब की स्क्रूटनी है उसमें कुछ लिटिगेशन है अदालती मामला की। तो ये फीफा की अब से होगी इसमें कि वो जो क्लब्स और जो एरियाज हैं उनकी नुमाइंदगी के बगैर जितने अवेलेबल क्लब्स हैं उनकी बेस पे इलेक्शन करवा दिए जाए। ये एक कानूनी मसला यहाँ पे आएगा जो एड्रेस करना है फीफा को। ओके, यानी ईसा वो जो 2015 तक के क्लब रजिस्टर्ड हैं उसी पर इलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल वही पे मैंडेट तो फीफा ने वही दिया हुआ है और मैंडेट तो चेंज नहीं हुआ है।
अब मैं एक चीज और आपको बता दूं कि फीफा कनेक्ट प्रोग्राम जो इसने तकरीबन 1.5 साल जाया किया है ना, अब वही क्लबों को वही फीफा कनेक्ट से मैसेजेस आ रहा है कि बस अब ये प्रोग्राम खत्म हो गया, अब डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होगा। ये क्लब्स को तो मैसेजेस मतलब आ रहे हैं हाँ, क्लबों को अभी मैसेजेस शुरू हो गया कि है, वही अब फीफा कनेक्ट कनेक्ट। प्रोग्राम के साथ नहीं जुड़ना, ये मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ नहीं, कि मतलब ये खत्म हो चुका है, अभी डायरेक्ट आपकी जो है ना रजिस्ट्रेशन होगा, और जब जिस दिन सिक्योरिटी होगा। ये तो बड़ी तो अजीब बात मतलब है ईसा, ये तो कनेक्ट फिर इतना टाइम क्यों जाया हुआ कनेक्ट पे? तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ये सब ड्रामे है कि अब देखो आपने इतना टाइम जाया किया और इस फीफा कनेक्ट प्रोग्राम पे आपने कितना शोर शराबा किया, लोग इसके लिए सवाल उठा रहे थे कि ये नाकाम सिस्टम है, यहाँ पे नहीं चल सकता है। तो अब वहाँ वापस आप पुराने सिस्टम पे आ रहे हो, तो मतलब आप सिर्फ वही डिले टैक्सेस है, और वही जब आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है तो आप चीजों को चेंज करते हैं, फिर वही काम शुरू करते हैं। असल मसला जो पाकिस्तान फुटबॉल का इस वक्त मसला है, सिर्फ साफ साफ और फेयर एंड फ्री इलेक्शन का है। अगर जब तक वही नहीं होगा, पाकिस्तान फुटबॉल का मसला इसी तरह रहेगा। और जब तक स्टेक अच्छा होल्डर ईसा, जो है एक ना, चीज मुझे बताएं, अगर मैं आपसे बड़ा कैटेगोरिकली पूछूं, फिर जरा अब्बास भाई इसको तो इसकी बहुत ज्यादा जाहिर है चीजें, डेप्थ नॉलेज भी है और काम भी बहुत कर रहे हैं। ईसा, जो लोग ऑलरेडी फुटबॉल फेडरेशन का हिस्सा रहे हैं, जो मजबूत धड़ों की बात कर रहा हूँ, 3 बड़ों की चले मैं बात कर लेता हूँ, आप समझते हैं कि उन्हीं की वापसी होगी इलेक्शन के थ्रू, या फिर अब कुछ नए लोग भी हैं जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ फुटबॉलर्स भी हैं जो ये मेहनत कर रहे हैं कि अब इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बने, या फिर उन्हीं अम्ब्रेला के अंडर ये सारा कुछ होगा? यकीन करिए अभी सूरत इस तरह है कि जितने भी बड़े स्टेक होल्डर्स है उनको खुद भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या मैं अगर ग्राउंड पे आ जाऊं तो मुझे लोग सपोर्ट करेगा, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है 2-3 सालों में। सब बैठे हुए अपने घरों में लड़ाई शुरू की है कुर्सी के लिए, फुटबॉल के लिए इन लोगों ने तो लड़ाई नहीं की है, और जो नुकसान पहुंचाया इन लोगों ने पहुंचा दिया है। तो अब खुद डर रहे कि मैं किस तरह जाऊं, तो इस वजह से ये जो इन चीजों का जो है ना, मैं बोल रहा हूं कि जब तक ये चारों जो है ना एक टेबल पर नहीं बैठेंगे, तो ये इसकी यही कमजोरी का फायदा उठाएगा जो इनसे अभी इस वक्त उठा रहा है। और जितने भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे सुबह का हो, अभी हमने कोशिश की है कि सिंध और बलूचिस्तान की जो स्टेक होल्डर्स है, हम लोग तो एक टेबल पे बैठ गए और हम लोगों ने ये बात की है, मगर बदकिस्मती से फिर से जो है ना कुछ लोग इस तरह चीजों को जो है ना बिगाड़ देते हैं कि फिर से दूरियां पैदा हो जाती है। जब तक ये सारे स्टेक होल्डर एक साथ नहीं होंगे और मिल बैठ के जो है ना मसलों को हल नहीं करेंगे, और जब तक इनसी के सामने डट के खड़े नहीं होंगे, ये इलेक्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है। और ये जबरदस्त फिर से ईसा, जो है ना चूंकि पाकिस्तान मैं आपको एक पाबंदी। बात बताऊं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि स्टेक होल्डर जो कि समझ लें कि हम कहते हैं कि सही असल मालिक हैं भाई इस खेल के, और उन्हीं का काम है, और वो फुटबॉलर्स हैं, वो फुटबॉल के साथ जुड़े कोचेस हैं, वो ट्रेनर्स हैं जो फुटबॉल का हिस्सा हैं ओरिजिनली, उन लोगों का अपना अब ये काम बनता है कि अगर अगर उन्हें लगता है कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी उनके मुताबिक काम नहीं कर रही या फिर फुटबॉल की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रही, तो ठीक है भी, अपने कदम उठाएं और बढ़ाएं और फीफा को बताएं अगर उनको लगता है। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं इस बात से अग्री हूँ। आपको एक चीज आपके साथ शेयर करूं, जी मैं आपको बता रहा हूं कि हमने ये 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया है एनसी के खिलाफ। जी पहले हमारे साथ बहुत से लेजेंड प्लेयर, बहुत से कोचेज रास्ते में थे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत से लोगों को अभी हमारी वजह से एनसी ने रोजगार दिया है, कि एनसी ने उसको डायरेक्ट कुछ ऑफर्स किया है और हमारे लोग वहां से यहाँ से जाके वहां पे कंप्रोमाइज किया है। हम ओके तो फीफा को अभी तक जितना भी ईमेल्स है हम लोग कर रहे हैं प्लेयरों के जरिए से, और खुद जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है सब ईमेल किए है, हम तो अपना कोशिश कर रहे हैं, मगर अब ठीक है, बदकिस्मती से अब हमारे बाकियों कुछ का भी काम है ना stakeholders और ईसा players। कि बाकी लोग भी हाँ। काम करें। चले, वक्त की कमी थी ईसा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईसा चमन हमारे साथ मौजूद थे, अब्बास रजा साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। फुटबॉल के तमाम मामला जुड़े हैं इस वक्त फुटबॉल इलेक्शन से, नॉर्मलाइजेशन कमेटी के किरदार से और फीफा के किरदार से। बहुत शुक्रिया जी। आप हजरात का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात असद हजारा से करवाते हैं। वेलकम बैक जी। जैसे कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले भी बताया था, इंट्रो में भी बताया था, बड़ी स्पेशल मुलाकात आपकी हमारे नए उभरते हुए स्टार और बॉक्सिंग स्टार असद हजारा से करवाएंगे। आसिफ हजारा डूइंग गुड, उस्मान वजीर डूइंग एक्सीलेंट जॉब, वसीम एक्सीलेंट जॉब, और उसके साथ साथ फिर हम ऐसे कई बॉक्सर्स हैं जिनको देख रहे हैं जो अब बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। लेकिन प्रोफेशनल बॉक्सिंग जिसका हम जिक्र करते हैं हमेशा, वो एक डिफरेंट फील्ड है, मुश्किल फील्ड है, वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है, एमेच्योर की तरह नहीं है वो। अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरफ, प्रो बॉक्सिंग जिसे कहते हैं, बहुत लोग बढ़ रहे हैं, असद भी उनमें से एक है। हालिया एक बड़ा इवेंट हुआ है, बड़ा शानदार इवेंट हुआ है, असद ने टाइटल जीता है, तंजानिया अफ्रीकन इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सिंग का ये टाइटल था।
बलूचिस्तान में इसकी फाइट हुई, अफगानिस्तान के बॉक्सर को हराया असद ने, और आज असद हमारे साथ मौजूद हैं। असद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम अरसलान भाई, मैं ठीक ठाक, आप सुनाए? आप ठीक हैं? जबरदस्त असद, बहुत मुबारक हो यार, डूइंग गुड माशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए एक और टाइटल, लगता है कि उस्मान वजीर ने सबको लाइन पे लगा दिया है। थैंक यू सो मच ब्रो। बिल्कुल, तो हम लोग अपनी टीम की तरफ से कोशिश कर रहे, तो सब बॉक्सर्स कोशिश कर रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी कामयाबी से नवाजा यार है। देखो, मैं खुश इस बात से हूँ असद के, देखें उस्मान वजीर है, तैमूर है, हैवी वेट बॉक्सर हमारा। हैवी वेट बॉक्सिंग में तो बहुत कम ही लोग मैंने देखा, अब उसमें हमारा बड़ा बड़ा मैं खुश होता हूँ कि तैमूर इंटरनेशनल बेल्ट ले रहा है। आप हो गए माशाल्लाह, अब आप देखो उभर के सामने आ रहे हो, यंग हो। आसिफ हज़ारा एक्सीलेंट बॉक्सर और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भी है अपनी बॉक्सिंग के लिए, तो अच्छी चीज़ है। असद, शौक कैसे हुआ भाई बॉक्सिंग का, और कोई फैमिली में भी कोई और करता है ये गेम? जी बिल्कुल अरसलान भाई, ऐसा है कि मैं जो है पाकिस्तान टीम का, मिचोर टीम का मेंबर भी रह चुका हूँ, तो मैं बहुत अरसों से खेल रहा हूँ। अभी मेरा इस 13-14 साल हो रहा है बॉक्सिंग में। गुड। तो मैंने 19 से शुरू किया था प्रोफेशनल, और इत्तेफाकन मैंने कोई टूर नहीं लगाया, मिचोर की तरफ से पाकिस्तान को नुमाइंदगी नहीं किया, लेकिन इंटरनेशनल जो प्रोफेशनल में होती है उसमें बड़ी नुमाइंदगी मैंने हासिल किए। मैं पीबीसी पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल चैंपियन हूँ, प्रोग्रीन वेल्टरवेट चैंपियन हूँ, एशियन रैंकिंग चैंपियन हूँ, और हालिया अभी मैंने तंजानिया अफ्रीकन टाइटल अपने नाम किए। तो बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, मतलब फैमिली में मैं एक वाइड स्पोर्ट्समैन हूँ, आप कह सकते हैं इसमें। ज़बरदस्त। अच्छा असद, ये बताएं ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग का सफ़र कैसे शुरू हुआ? एमेचर को क्यों खैराबाद किया? क्योंकि हम देखते हैं यार, हमारे पास ना ओलंपिक्स के लिए अच्छे बॉक्सर्स की बहुत कमी है, और आप जैसे सारे अच्छे बॉक्सर्स हो गए, तैमूर हो गया, उस्मान वजीर हो गया, वसीम हो गया, ये सारे छोड़ छोड़ के प्रोफेशनल की तरफ जा रहे हैं। असल में ऐसा है कि एक तो मैं कुलम कुला बात करता हूँ, उसमें होता है कि ये जो भी गवर्नमेंटल हम लोगों को इन्वॉल्व होते हैं किसी भी फील्ड में, तो उसमें मतलब ये होता है कि किसी को पुश करने वाला बस जो भी मतलब होता है उसमें पुश करने वाला उसमें कम होता है, और उसमें करप्ट लोग ऐसे होते हैं जो कि एक टैलेंटेड लड़का उसको होते हैं उसको आगे जाने नहीं देते ये लोग। लेकिन जो अपने लड़के होते हैं जिसके पास मतलब थोड़ी बहुत पैसे होते हैं, अपने ऊपर खर्च करने वाला, एक गरीब लड़का जो एक गरीब स्पोर्ट्समैन होते हैं, उसको कोई पुश करने वाला नहीं होता। और इमेच्योर में यही होता है कि जो टैलेंटेड लड़के उसमें होते हैं कि उन लोगों को पुश नहीं करते ये लोग, और वो लोग बस दिल बर्दाश्ता हो के बस अपना करियर छोड़ देते। इसी तरह बिल्कुल जैसे कि हमारा मायानाज बॉक्सर मोहम्मद वसीम, जो कि बहुत से हम लोगों का सीनियर बॉक्सर अभी हम लोग कह सकते हैं, बड़ा नाम है वसीम, बड़ा नाम है भाई, फैल्कन, द फैल्कन वसीम। जी बिल्कुल। इसी तरह हम लोगों का तैमूर भाई हो गया हालांकि, और मैं भी हो गया। इसी तरह मोहम्मद शुएब हो गया, शुएब जहरी हम लोगों का बहुत अच्छा बॉक्सर है, उसका ताल्लुक भी बहुत शानदार बॉक्सिंग करियर है उसका, और बलूचिस्तान से उसका ताल्लुक भी। जी बिल्कुल यही होता है। तो वो इत्तेफाकन हमें छोड़ के हम कह सके कि प्रो में हम लोगों को थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने के बाद हम लोगों को मतलब उसके बाद सिला भी मिल जाता है कि हम लोग मतलब हम लोगों का वो प्रोफेशन होती है उसमें थोड़ा बहुत हम लोगों को मैचों के बाद मिल भी जाता है। तो यही होता है कि सारा जो अच्छे बॉक्सर होते हैं वो मैचों छोड़ के प्रो में आते हैं, क्योंकि इसमें मतलब वो अपनी मदद आपके तहत ये होता है कमर्शियल स्पोर्ट्स, तो इसी वजह से अच्छा असद, ये बताएं, यहाँ पर तो पैसों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, कैसे मैनेज कर रहे हैं इन चीज़ों को? फिर इसके साथ तो प्रोमोटर्स भी होते हैं, तो कैसे मिलते हैं प्रोमोटर्स, और क्या कर रहे हैं आप इस सारे मामले के लिए? पैसों वाला मामला, फंडिंग वाला मामला कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं? देखिए, आपको पता है कि तैमूर खान हम लोगों को जो बॉक्सर में उसी की टीम की तरफ से कहता हूँ, और हमारी एक पूरी टीम है उसमें। तो हमारा मैनेजर होती है, हमारा मैनेजर जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है पाकिस्तान का, मल्टीनेशनल कंपनीज या नेशनल कंपनीज, उसमें हम लोग जाते हैं अपनी मदद आपके तहत उससे बात करते हैं। मतलब जो भी कंपनी थोड़ा बहुत हम लोगों को स्पॉन्सर मिल जाती है वहां से, क्योंकि ये कमर्शियल आता है, कमर्शियल स्पोर्ट्स होते हैं उसमें, तो बड़ा इशू आता है इसमें। कोई मतलब सरकारी में इसमें कोई मतलब पुश करने वाला हमें कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी हम अपनी मदद आपके तहत थोड़ा थोड़ा करके स्पॉन्सर जमा करके एक फाइट पे हम लोग अपना करते हैं। अच्छा, ये जो इवेंट हुआ है सर, इवेंट कैसा था, इसका स्टैंडर्ड कैसा था, फिर जो ओपोनेंट बॉक्सर था आपका वो कैसा था? असलान भाई, ऐसा था ये इवेंट मेरा होने जा रहा था दुबई में। मुझे ऑर्डर मिला था तंजानिया की तरफ से कि आपको हमारा टाइटल जो अफ्रीकन टाइटल हम आपको दे रहे, आपको ये हमारे बॉक्सर के खिलाफ खेलना होगा वो दुबई में। तो मैंने कहा मैं रेडी, लेकिन हमारा जो इधर प्रोफेशनल एक इदारा है प्रोग्रीन फेडरेशन,
तो उन्होंने कहा कि हम आपका मैच इधर पाकिस्तान में कराएंगे। मैंने कहा वेरी गुड, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा बहुत हम लोगों का खर्च भी कम होता है, वो सारा जिम्मेदारी फेडरेशन के ऊपर जाती है। तो फेडरेशन को मैं बड़ा शुक्रगुजार और प्रोग्रीन का जो इतने बड़े बड़े इवेंट्स करा रहे हैं इधर पाकिस्तान के अंदर। तो ये अपोनेंट मेरा था अफगानी, ये बड़ा टफ लड़का था क्योंकि ये भी इस टाइटल के लिए क्वालिफाई था और मैं भी क्वालिफाई था। तो बड़ा टफ फाइट गुजरा और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यूनानिमस डिसीजन से मैंने फाइट अपने नाम कर लिया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त असद, और बहुत मुबारक हो एक बार फिर आपको। बहुत शुक्रिया असद हज़ारा, प्रोफेशनल बॉक्सर हमारे साथ मौजूद थे। हालिया उन्होंने एक टाइटल जीता है, अफगानी बॉक्सर को ज़ेर किया है। हमारे बॉक्सर्स हों, हमारे एथलीट्स हों, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। लेकिन जहाँ पर हम स्पोर्ट्स बोर्ड का, हुकूमत का, फेडरेशंस का, एसोसिएशंस का किरदार देखते हैं, वहाँ पर बड़ा दिल दुखता है कि अक्सर अच्छे एथलीट्स, अच्छे स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स गर्ल, ये सारे इनके रवैयों से दिल बर्दाश्त होकर दूर होते जा रहे हैं। इनकी बेहतरी की ज़रूरत है, अब भी ना की तो पता नहीं फिर कब करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर होगी आपसे मुलाकात।